हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ा था। मैंने आपको बोला था कि सॉलिड के कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से किया है, अगर आपने एनसीईआरटी को देखा होगा तो उसमें क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस है उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है। उसमें आपसे मेजरली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। आपके पास क्या है कि आपके पास ये रबर बैंड है, ठीक है, मेरे पास छोटा है, ये रबर बैंड है, इसको आप क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, खींचते हैं। ये वापस खींचने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जैसा पहले था। क्लियर? तो क्या इसको आप सॉलिड बोलेंगे या नहीं? पहला कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉलिड कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, जहां पे हमें डाउट क्रिएट होता है क्वेश्चन है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक के बारे में आप क्या कहेंगे व्हेन केप्ट इन वेरियस जार्स, जब उनको मैं अलग अलग तरीके के जार में भरता हूं, मतलब आपके अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन के बर्तनों में भरता हूं। कई डिजाइन आपके बर्तनों के होते हैं गोल, कई डिजाइन आपके कैसे होते हैं, आपके सर्कुलर, बिल्कुल ठीक है, या फिर कई जैसे कढ़ाई की तरह। तो अलग अलग बर्तनों में जैसे ही मैं इनको रखता हूं इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर के बर्तन में रखूंगा उसी तरीके का इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या मैं चीनी और नमक को सॉलिड कहूंगा? दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसने तो जिस कंटेनर में डाला उसकी शक्ल ले ली। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपकी किताब में है, व्हाट अबाउट ए स्पंज, आप एक स्पंज के बारे में क्या कहेंगे, वो सॉलिड है या नहीं? स्पंज का मतलब ऐसा जैसा आप गद्दे की बात करें, या जैसे पहले डस्टर हम बना लेते थे फॉर्म के, जिसको हमने दबाया, पिचक गया, जैसे ही छोड़ा फिर से उसी साइज में आ गया। नहीं तो आपका रसगुल्ला एक तरीके से स्पंज में ही कि आपने खाया, साइज पतला हो गया, ठीक है, बट उसके बाद वो दोबारा उसी साइज में नहीं आ सकता, ये उसकी लिमिटेशन है। क्लियर? तो आपके इस तरीके के जैसे स्पंज की बात करिए, उसको दबाया, वो पिचक गया, फिर छोड़ा, फिर उसी स्टेट में आ गया। तो ये तो यार क्या हो गया, अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस है कि क्या इनको आप स्पंज, ये जो तीनों क्वेश्चन है, क्या इनको आप सॉलिड बोलेंगे या नहीं? तो आंसर आपका जो भी होगा, मैं रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं टाइम की कमी की वजह से। पहला, रबर बैंड का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने क्या किया दोस्तों, स्ट्रेच किया। जैसे ही आपने स्ट्रेच किया तब आपने इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो जब तक आप इस पे फोर्स लगा के रखेंगे तब तक तो इसकी शेप बदल जाएगी, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगा। इस वजह से ये क्या है, आपका सॉलिड नहीं है, और सॉलिड है। इस वजह से ये आपका क्या है, सॉलिड। अगर मेरे पास पॉसिबल हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आपके पास आजकल 2 या 3 रुपए के पेन आते हैं, ये देखिए, इन पे मैंने फोर्स लगाई, इनकी शेप चेंज हो रही है, ये मुड़ रहे हैं। जबकि मैंने पढ़ा था कि सॉलिड रिजिड होते हैं, फोर्स लगाने पे शेप चेंज नहीं करेंगे, भले ही टूट जाए। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा वापस अपनी ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जैसा था, इसीलिए इसको भी मैं सॉलिड कंसीडर करूंगा। क्लियर हो गया? हाँ, इसमें आपके मन में कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस और आएंगे कि ऐसा है, ये चीजें हैं, वैसे हैं, बट आपको अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करना है कि जब आप क्या करते हो, किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बाहरी फोर्स लगाते हो, जब तक वो शेप में रहे और वापस छोड़ने के बाद उसी शेप में चला जाए जैसा वो पहले था, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड सब्सटेंस कंसीडर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने क्या लिया, चीनी को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भरा, चीनी को आपने अलग अलग तरीके के बर्तनों में भरा। आपने कोई गोल वाला स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर उसमें, या कार्टून की डिजाइन वाला स्ट्रक्चर उसमें, या आपने कढ़ाई में रखा, या कटोरी में भर के रखा, या किसी ग्लास में भर के रखा, तो आप देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है, तो क्या मैं उसको सॉलिड कहूंगा? अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अलग अलग है वो किसका स्ट्रक्चर है, कंटेनर का। किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो कंटेनर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, कंटेनर का। बर्तन का स्ट्रक्चर अलग है, बट इसमें भी अगर आप चीनी निकाल लोगे तो वो इसी शेप की मिलेगी, इसमें चीनी निकाल लोगे इसी शेप की मिलेगी, इसमें जो चीनी को उठाओगे वो भी आपको इसी शेप की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चीनी की शेप बदल जाएगी, मतलब जो आपका शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल होगा, ये देखिए मेरे पास क्या है, चीनी, और इसको घर पे करिएगा,
या आपने चीनी ली, अलग अलग तरीके के बर्तनों में डालना, भरना, वो जैसा बर्तन होगा बाहर से आपको वैसा ही दिखेगा, पर उस बर्तन में से उस चीनी के क्रिस्टल को निकालना और उस चीनी के क्रिस्टल को देखना, वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा इसमें है, ठीक है, जैसा इसमें है, जैसा इसमें है। मतलब चीनी के क्रिस्टल का, चीनी के जो दाने का साइज है या शेप है वो नहीं बदल रही, सिर्फ किसकी शेप साइज बदल रही है, कंटेनर की। तो जब खाली आपकी क्या हो, अगर इसकी शेप और साइज बदल जाती तो मैं इसको सॉलिड नहीं कहता, इसकी शेप और साइज बिल्कुल वही है जो पहले थी, जो इसमें थी शेप और साइज वही है, जो इसमें थी वही है, जो इसमें थी वही है। ऐसा नहीं है कि इसमें जाने के बाद चीनी ऐसी हो गई, इस तरीके की, चीनी इसमें जाने के बाद ऐसी हो गई, चीनी इसमें जाने के बाद ऐसी हो गई, नहीं, चीनी के क्रिस्टल की जो शेप है अभी भी वो वैसी है जैसी वो ओरिजिनल स्टेट में थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि चीनी अगर ऐसे स्ट्रक्चर में थी तो इसमें से निकालने पर भी ऐसी लगेगी, इसमें से निकालने पर भी ऐसी रहेगी, इसमें से निकालने पर भी ऐसी रहेगी। तो वो कंटेनर की वजह से हमें दूर से अलग दिख रहा है, बट चीनी के क्रिस्टल का साइज अभी भी वही है जो पहले था। इसलिए शुगर और सॉल्ट कंटेनर में डालने पे उसकी शेप जरूर ले लेते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड ही कहेंगे, क्योंकि उसके इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप और साइज अभी भी एक जैसा ही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि स्पंज। अब स्पंज मेरे पास नहीं है, स्पंज को समझिए। स्पंज को जब आप दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा जो भरी होती है, क्योंकि स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे होल बहुत, जो आपको दिखाई नहीं देते, जैसे आपके पापे के अंदर बन जाते हैं, फैन में तो नहीं बनते, ठीक है, ब्रेड के अंदर बन जाते हैं छोटे छोटे छेद, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हैं, हवा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो छोटे छोटे पोर्स है जिनमें हवा भरी हुई है, वो हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो हवा फिर से उसमें भर जाती है। तो ये बिल्कुल सिमिलर कंडीशन की, जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब तक तो उसकी शेप चेंज रही, जैसे ही आपने वो फोर्स हटाई उसकी शेप फिर से पहले वाली शेप की तरह आ गई। इसका मतलब वो भी क्या है दोस्तों, सॉलिड है। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको मिल गया होगा। अब यहां से दो क्वेश्चन जनरेट, दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, फिर मैं गैसियस स्टेट पे चलता हूं फटाफट, क्योंकि आज हमें गैसियस स्टेट तक, लिक्विड स्टेट को एटलीस्ट खत्म करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपसे दो चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा कि डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन सॉलिड में, क्या डिफ्यूजन होता है? आंसर होगा नो, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन में बता चुका हूं, जब एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर के साथ घुल जाए तो क्या सॉलिड में कोई चीज घुल सकती है? लीजिए मैं चीनी रख देता हूं इसके ऊपर, क्या ये चीनी घुल गई इसमें? क्या ये चीनी घुली? आंसर होगा नहीं घुली। क्लियर? तो आपका क्या है कि एक सॉलिड के अंदर कोई भी चीज कभी भी नहीं घुल सकती। एब्जॉर्ब, सरफेस से एब्जॉर्ब होना एक अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर नहीं होता। उसके बाद अगला कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के अंदर होती है? आंसर नो, सॉलिड को आप जनरली कंसीडर नहीं कर सकते। स्पंज और ये जो एग्जांपल है रबर बैंड, ठीक है, स्पंज वगैरह, तो ये कुछ आपके क्या हो जाते हैं, जो आपके, अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन की तरीके से हो जाएगा। बाकी ये क्या है, सॉलिड के अंदर जनरली कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। क्लियर हो गया? इसके बाद इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है सॉलिड के अंदर? बहुत ज्यादा, ह्यूज, लार्ज, ठीक है, क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। डिफ्यूजन नहीं होता, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, मिलेंगे इस तरीके से। या फिर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, कि कौन ज्यादा भारी होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड की जो क्या होती है, डेंसिटी, तीनों के केस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की, तीनों स्टेट में हाइयर। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? हाइयर होती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम सीधा गैसियस स्टेट, क्योंकि लेक्चर्स फिर लंबे हो जाते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, और यही चीजें बार बार हम पढ़ेंगे, उसमें कोई अलग नहीं है। लिक्विड में भी यही पढ़नी है, गैसियस में भी, इसलिए जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, लिक्विड्स क्या होते हैं,
क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लिक्विड्स क्या होते हैं। तो देखिए लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट की हम बात करते हैं। लिक्विड में आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से पता है जो आपने बहुत पहले से सीखा होगा। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जनरली क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, फिर से मैं कल की तरह करता हूं, डेफिनेट शेप यहां पे लिख के आपको बताता हूं। डेफिनेट शेप लिक्विड के अंदर होती है या नहीं, आप अभी लिखिए। उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम, क्या है आपका, डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं, इनको आप, ठीक है, क्या ये कंप्रेसिबल होते हैं, क्या ये कंप्रेसिबल होते हैं, क्लियर, क्या इनमें ये हो गया डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, कंप्रेसिबल, हाँ, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं या नहीं, क्लियर। फिर आप क्या है, रिजिड, क्या ये रिजिड होते हैं या नहीं, बाकी पॉइंट्स अभी बाद में, क्योंकि डेफिनेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इसलिए मैं कोर जो काम की चीजें हैं सिर्फ वही आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। डेफिनेट शेप, क्या लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप होती है, मतलब जो ऐसे सॉलिड में हमने पढ़ा था कि इसकी शेप आज आप देखिए, कल देखिए, 3 दिन बाद देखिए, 3 महीने बाद देखिए, ऐसी ही रहेगी। क्या लिक्विड की शेप भी ऐसी ही रहेगी, क्या ऐसा होता है? आंसर मुझे लगता है कि आंसर होगा नहीं। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, आप उसको जिस कंटेनर में डाल देते हैं उसकी शेप उसी तरीके की हो जाती है। बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से आप उस चीज को क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आपको वो चीज पता है, क्लियर। तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आंसर होगा हाँ। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों, यहां पे डेफिनेट शेप में हो जाएगा नो, नो डेफिनेट शेप, क्योंकि मैं जिस कंटेनर में डालता हूं वो उस कंटेनर की शेप को गेन कर लेता है, उसकी शेप को ले लेता है। जैसे कोनिकल फ्लास्क में डालोगे कोनिकल फ्लास्क, राउंड बोतल फ्लास्क में डालोगे राउंड बोतल फ्लास्क की शेप, टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर में डालोगे बीकर की शेप। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि भाई जितना मैंने एक बार वॉल्यूम नापा, सपोज इस बोतल में पानी भरा है कितना, आधा लीटर, कितना 500 ml, तो अब मैं अगर इसको कोनिकल फ्लास्क में डालूं, अलग अलग तरीके के कंटेनरों में डालूं, कहने का मतलब एक बार मैंने इस शेप के कंटेनर में डाला, ठीक है, एक बार मैंने इस शेप के कंटेनर में डाला, एक बार मैंने इस शेप के कंटेनर में डाला, इन सब में 500 ml ही रहेगा, बस उसका लेवल बदल सकता है, ठीक है, बस उसका लेवल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पर 500 500 500, ठीक है, हर जगह वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, बट शेप देखो बदल जाएगी। इसमें उसकी शेप कैसी आ जाएगी, कोनिकल फ्लास्क, इसमें बीकर जैसी, इसमें राउंड, क्लियर। तो उसकी शेप क्या हो रही है, आपकी बदल रही है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गई बात। तो डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आगे कंप्रेसिबिलिटी, क्या आप जो आपका लिक्विड है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो आंसर होगा क्या, लगता क्या है आपको, सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को एक हद तक तो दबा ही सकते हैं, एक कोई ना कोई लिमिट होगी। जैसे आपने बलून में क्या भरा, पानी भरा, उसको आप क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे सिंपल, ठीक है, आप वो दबा के देखते हैं उसको, तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है, लिक्विड आपके क्या होते हैं, कंप्रेसिबल। हाँ, हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट कंप्रेसिबल होते हैं कि आप उनको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये पॉइंट आपको पता चल गया कि हाँ, लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में कंप्रेसिबल हैं, क्योंकि सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, बट आपके लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्लियर हो गया। तो कंप्रेसिबल यस, ठीक है, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक। डेफिनेट वॉल्यूम यस, आप ऐसे भी लिख लोगे तो आप इनको अपनी सेंटेंस बना के अपनी खुद डेफिनेशन भी बना सकते हो। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या आपको जैसे सॉलिड में दिख रहा था कि ये कहां से शुरू कहां खत्म क्या चीज है, तो क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज क्या करोगे, जैसे ही आप देखोगे उसको हिलाओगे या कुछ करोगे तो उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। जैसे आप पानी लीजिए, पानी को ग्लास में जब तक रखे रहोगे तब तक तो दिखाई देगा, हाँ यार यहां से शुरू हो रहा है यहां खत्म, जैसे ही डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज गायब, जैसे ही
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज गायब। तो नो डेफिनेट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, लिक्विड के अंदर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता। फिर रिजिड नहीं होता यार, क्योंकि हम जैसे चाहेंगे उस पर जो भी करेंगे उस तरीके से हम उसको, बाकी लिक्विड की शेप की कभी बात ही नहीं आती कि लिक्विड की शेप चेंज करनी है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट इसमें ना लिखो तो भी चलेगा, अगर ये पॉइंट इसमें ना भी लिखो तो भी चलेगा। इतने पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। लिक्विड डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबल होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं, तो इसमें नो लिखना है आपको, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आपकी क्या है, नहीं होती। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे। ये चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये चीज आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ और फैक्टर्स, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, उनको सीखिए जो आपके लेवल के हैं, उस पर मैं टाइम लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, ये आपने चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है जैसे कंपैरिजन वाले, ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपैरिजन वाले हैं। यहाँ पे कंपैरिजन की मैं बात करूं तो डिफ्यूजन, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि डिफ्यूजन कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, वो मैं बात करूंगा जब गैस भी पढ़ा लूंगा। तो डिफ्यूजन आप बताइए कि क्या आप लिक्विड के अंदर किसी चीज को घोल सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा हाँ, हम लिक्विड में किसी भी चीज को घोल सकते हैं, मिला सकते हैं, इसका मतलब डिफ्यूजन इसमें होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड में डिफ्यूजन क्यों हो जाता है, आंसर है डिफ्यूजन का एकमात्र आंसर है किसी भी चीज के किसी में घुलने का, स्पेस बिटवीन देम। क्या आंसर है, स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है लिक्विड के, इसलिए उसमें कोई भी चीज आसानी से घुल जाती है। लिक्विड में लिक्विड भी घुल जाता है, लिक्विड में सॉलिड भी घुल जाता है, लिक्विड में गैस भी घुल जाती है, ठीक है। क्लियर, इसके कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन क्लियर हो गया। उसके बाद डिफ्यूजन हो गया, कंप्रेसिबिलिटी का मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया, रिजिडिटी का इसमें नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, हाँ बेसिकली डिफ्यूजन से ही अगला पॉइंट बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। किसके कंपैरिजन में वीक होगा, सॉलिड का, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, क्योंकि अगर इसमें स्पेस ज्यादा है, अगर इसके पार्टिकल में स्पेस है, इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा ताकत से नहीं पकड़ रखा, अगर बहुत ताकत से पकड़ रखा है इसका मतलब उसमें स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट क्या हो जाते हैं जनरली लिक्विड के, ये जो सिग्निफिकेंट है, जो क्वेश्चन जनरली बनते हैं इन दो से बनते हैं, ठीक। अब आपका जो क्वेश्चन है उस पे आइए। क्वेश्चन क्या है आपका कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, वो आपके सांस कैसे लेते हैं, वो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ली और आपकी सांस ले ली। इसकी जगह क्वेश्चन बनता है कि आपके, इसकी जगह आपके क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आपके जलीय जीव हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, जो पानी में रहते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि एक्वेटिक एनिमल सांस किस तरीके से लेते हैं, कौन सी फॉर्म में लेते हैं। तो आइए हम उसका क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको सीखते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल जो सांस लेते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, पहले तो एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, एक्वेटिक वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब वाटर, तो पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, आंसर होगा डिसॉल्व फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल तो क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधी की सीधी ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जैसे जो भी हो गए जानवर जो जमीन पर रहते हैं, इस स्थल पर रहने वाले जीवों को टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है, वो सारे डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं। बट जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो आपकी क्या करते हैं, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर फेफड़े नहीं होते, उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्लियर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व फॉर्म में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां से बनता है, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को यूज करने के बाद मैंने आपको रीजन बता दिया,
ठीक है, बस पेपर में आपके लेवल पे यही क्वेश्चन आएगा कि एक्वेटिक एनिमल कैसे सांस लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब रीजन एक समझिए जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है कि क्या होता है, ऑक्सीजन जब पानी में घुल गई तो आपका पानी का अमाउंट होगा ज्यादा और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा दोस्तों, कम। ऑक्सीजन क्या होगी उस पानी के अंदर, कम होगी। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल बार बार मुंह खोल के सांस लेते हैं, बार बार मुंह खोलते हैं। जैसे मछली आपने देखी होगी बार बार मुंह खोलेगी, एक्वेरियम में देखो बार बार मुंह खोलेगी। वो इसीलिए क्योंकि हमें तो एक बार में बहुत ज्यादा सांस मिल जाती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है, बट उनको मिलती है थोड़ी सी, इसीलिए वो बार बार मुंह खोल के क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इसीलिए उनका क्या होता है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है ह्यूमन के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से यही क्वेश्चन बनता है कि एक्वेटिक एनिमल कैसे आपकी सांस लेते हैं, तो आंसर डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को यूज करके। यहां से और कोई मेजरली क्वेश्चन नहीं बनता, क्लियर हो गया। यहां से बस वही क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, सॉलिड में करके दिखा देता हूं, ये आपका पॉइंट क्लियर। इसके बाद आपका किस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, डिफ्यूजन आपका किसके अंदर ज्यादा होता है, बेसिकली मैंने बता दिया है बट फिर भी एक बार बता देता हूं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग किस में ज्यादा होगी, लिक्विड में या सॉलिड में, लिक्विड में या फिर सॉलिड में। तो डिफ्यूजन आपका ज्यादा होता है किस में, लिक्विड में ज्यादा होता है, उसके बाद किस में होता है, सॉलिड में। क्लियर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं डिफ्यूजन का जहां भी क्वेश्चन आए तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, स्पेस। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, स्पेस। भैया जिसके बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा डिफ्यूजन उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। सॉलिड में स्पेस, लिक्विड में स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घुल सकता है, लिक्विड सॉलिड भी घुलता है, सॉलिड लिक्विड भी घुलता है, गैस लिक्विड भी घुलती है। क्लियर, तो ये चीजें लिक्विड में क्या होता है, जनरली आपकी दोनों स्टेट जो बाकी की सॉलिड और गैस है वो घुल जाती हैं। लिक्विड में लिक्विड भी घुलेगा, लिक्विड में सॉलिड भी घुलेगा, लिक्विड के अंदर गैस भी घुलेगी। क्लियर, इसके एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या करते हैं कि आपका पानी होता है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, गैस को घोलते हैं, गैस उसमें डिसॉल्व कराते हैं जबरदस्ती, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक खोलते टाइम उसमें से तुरंत गैस निकलती है, जिसको हम कहते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर, और लिक्विड की बात करें तो भैया देखा होगा पैक लगाते हैं जो लोग दारू पीते हैं, उसमें क्या होता है, पानी में अल्कोहल, अल्कोहल में पानी, दोनों ही लिक्विड होते हैं। शरबत जो बनाते हो सॉलिड लिक्विड में घुलता है। बहुत एग्जांपल है, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको करिएगा। अभी देखते हैं, अभी पहले कंसेप्ट को क्लियर करें। डिफ्यूजन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन। दूसरा आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होती है और क्यों। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, उससे कम होगी लिक्विड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, सीधा कि किसने किसको कितनी टाइटली पकड़ रखा है। जिसने जिसको जितनी टाइटली पकड़ रखा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, जिसमें दूर दूर होंगे उसमें उतनी कम। जिसमें, इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। एक में तो स्पेस ज्यादा चाहिए, एक में स्पेस कम से कम चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आज लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो गई। फिर हमारी बचती है कौन सी, गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट को हम क्या करेंगे, कल स्टडी करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको जानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।